क्योंकि ये जो स्पेसिफिक मुद्दा है रशिया से ऑयल खरीदने वाले पे, इस पर मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन दो जो लाइन आपने कही ओपनिंग लाइन, मैं इस पे जरा रिएक्शन ले लूँ अपने बाकी मेहमानों का कि जो कर रहे हैं ट्रंप वो एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं है, और सिर्फ डील के लिए ऐसा करना सही नहीं लगता है कुछ और भी इनके मन में है जो हम लोग शायद नहीं जानते हैं। तो प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, उनके मन में क्या है शायद उनके अपने टीम के लोग भी नहीं जानते हैं, मैं कहूंगा। क्योंकि आप देखें पूरे विश्व में जिस तरह से उन्होंने इस तरह से टैरिफ बढ़ाए हैं, ब्राजील पर 50%, हमारे पड़ोस में म्यांमार में 40%, अपने दूसरे पड़ोसी कनाडा पर 35%। तो पहले तो ये कि उनका जो रवैया है, तौर तरीका है, वो केवल भारत के प्रति आक्रामक है ऐसा नहीं है, सभी के प्रति आक्रामक है। और उनको मुझे लगता है अपनी फ्रस्ट्रेशन उनकी जाहिर करता है कि जो जिस तरह से वो विश्व में नेतृत्व करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। वो 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध बंद कराने की बात करते थे, अब 50 दिन की एक टारगेट दे चुके हैं, फिर 12 दिन का टारगेट दे चुके हैं, और बार बार कह रहे हैं कि 5 युद्ध मैंने समाप्त करवाए हैं। तो मुझे लगता है उनका अपना विरोधाभास है अंदर का कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर पा रहे हैं। भारत अभी तक ये कह सकते हैं कि बचा हुआ था, अब ये निशाने पर आ गया है भारत भी, और उसके साथ बाकी सब देशों से भी ऐसी ही बात हो रही है। भारत ने काफी संयम का प्रदर्शन किया है अभी तक, और हाल ही में कल उन्होंने फिर भारत ने एक रिप्लाई तैयार किया और बताया तरीके से कि देखिए आपने ही हमें प्रोत्साहित किया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल के मूल्य हैं वो स्थिरता उसमें बनी रहे, इसलिए भारत को ये रशिया का ऑयल आयात करना चाहिए। हालांकि भारत के अपने कारण भी हैं उसको आयात करने के, और उसके साथ साथ यूरोप आज भारत से ज्यादा बड़ा व्यापार करता है रूस के साथ। तो ये अटपटी बातें कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा या वहां बहुत बड़े भंडार मिल गए हैं, इस तरह की बातें मुझे लगता है कि उनके अंदर का जो असमंजस है, जो परेशानी है, वो दर्शाता है भारत को। जी बिल्कुल, इनके अंदर का मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा स्वर्ण सिंह साहब। कुछ हुआ है 5 महीने में, दो चीजें हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, दो चीजें कि आखिर 5 महीने में आखिर क्या ऐसा हो गया है। ये ऐसा नहीं कोई स्वभाव ट्रंप का ऐसा है, ऐसा कहना पता नहीं कितना सही होगा। और दूसरा, जो अनुराग जी ने इससे पहले के पैनलिस्ट ने कहा कि इंडिया विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले अपने पहले कार्यकाल में अपनी नीतियों को बढ़ाने की कोशिश की, और ये दोबारा से समर्थन जो मिला है उन नीतियों का समर्थन है ये, उसमें आप देखें कि एक तरह से वहां की संसद पर हमला कराने का भी एक उनका इसमें इनिशिएटिव था तब। तो उनको लगता है उनके तौर तरीके अमेरिका के लोगों को पसंद है। हालांकि ट्रंप को ना तो आप दक्षिणपंथी माने, ना उनको वामपंथी मानिए, ना उदारपंथी, वो ट्रंपपंथी हैं। इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, इस तरह से दूसरे राष्ट्रों को डेडलाइन देने को, इस तरह से धमकी देने का कोई तौर तरीका नहीं अपनाया है। तो ट्रंप अपने आप में अजूबा है, एक अलग तरह के नेता हैं, और उसके चलते सभी राष्ट्र कोशिश कर रहे हैं कि उनसे किस तरह से तालमेल लगातार बनाया जा सके, क्योंकि वो सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, सबसे बड़े इंपोर्ट करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपोर्टिंग नेशन है, इन दैट सेंस टेक्नोलॉजी में आगे हैं। दूसरी बात कि भारत और अमेरिका को एक बराबर करके टैरिफ के तरीके से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि शुरू से ही जिस तरह से व्यापार को लेकर मूल्य और अरेंजमेंट प्रबंधन बने हैं, उसमें ये समझना जरूरी है कि कौन कम विकसित है, कौन विकासशील है, कौन विकसित देश है। उस हिसाब से प्रतिस्पर्धा में अमेरिका और भारत इस वक्त अलग हैं। उसी के चलते टैरिफ तय होते हैं, किस तरह से किसके कितने टैरिफ होंगे, और भारत लगातार कोशिश करता है कि जो उनके लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जो उनके माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, वो कंपटीशन में खत्म ना हो जाए, उनको बचाना हमारा भारत की जिम्मेदारी है। तो आज मुझे लगता है ये 6 महीने जो दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति ट्रंप के हैं, उसमें भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो तालमेल है, वो जो एक मौलिक मूल्यों पर आधारित था, सामरिक हितों पर आधारित था, उससे हटकर अब व्यावसायिक और व्यावहारिक तरीके से रिश्ते बनते जा रहे हैं। और ऐसा एक सवाल ये भी है कि
हाँ, यह भी है कि फैक्ट है और बिल्कुल तनेजा साहब ने सही कहा कि कमर्शियल डिसीजन होता है और जहां सस्ता मिलेगा वहां से तेल खरीदे जाएंगे। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, थोड़ा सा इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं कि ट्रंप डील को लेकर जो बातें कर रहे हैं वहां तक तो बात ठीक रहती है, लेकिन जिस तरीके से उनका व्यवहार है, जिस तरीके के शब्दों का चयन है, जो अभी तनेजा साहब कह भी रहे थे, डेड इकोनॉमी जैसी बातें कर लेना, पाकिस्तान को अपने पास लेकर बैठा लेना, तो ये सारी बातें आपको लगता है कि ये सिर्फ डील तक सीमित होकर के नहीं रहेगी? ये भारत यूएस के बीच जो रिश्ता रहा है पिछले 25 साल का, उसमें कहीं ना कहीं खटास आ सकती है, इसका खतरा भी आपको दिख रहा है क्या? देखिए, साफ बात है, अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, नवाकार में और शोध में सबसे आगे है। उसके चलते यदि वहां के राजनीति में, वहां की विदेश नीति में यदि उथल पुथल आती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव केवल अमेरिकी नागरिकों तक सीमित नहीं रहता, पूरे विश्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब जिस तरह से बातें करते हैं कि बहुत बड़े भंडार मिले हैं उनको तेल के पाकिस्तान में, चीन वहां खासकर पिछले 13-14 साल से घुसा हुआ है निवेश करने में। वहां सीपेक को लेकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। चीन ने तो कभी नहीं कहा कि हमें वहां तेल मिलने वाला है, वो तेल के लिए म्यांमार जाता है। अभी मार्च में टर्की ने एक संधि की थी पाकिस्तान के साथ कि तेल पर कुछ शोध करेंगे, पर 9 जुलाई को जब उनके विदेश मंत्री टर्की के इस्लामाबाद आए तो उन्होंने कहा नहीं, अभी उसके बारे में सोचेंगे। तो ये अचानक कहना कि इतना बड़ा तेल का भंडार मिला है कि वो भारत को निर्यात करेंगे, जबकि आज वो 85% आयात करते हैं तेल का, तो ये अपने आप में अटपटी चीजें हैं। इस तरह के नेतृत्व का जो असर है वो दूसरे देशों पर जरूर पड़ता है। अपने देश की ही बात देखें, उनकी अपनी टीम की आप बात देखें, उनके उपराष्ट्रपति का रुझान भारत के प्रति थोड़ा अलग है। जब वो भारत में थे तभी वो फ्रेमवर्क जो इस ट्रेड डील का है उसको तैयार किया गया। ये 1 अगस्त के 2 दिन बाद वहां के विदेश सचिव मार्को रूबियो कह रहे हैं कि भारत एक खास हमारा सामरिक हिस्सेदार है। 1 अगस्त से 3 दिन पहले वहां के यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो मिस्टर ग्रियर है वो कह रहे हैं नहीं, 1 अगस्त से एक्सटेंशन भी हो सकती है टैरिफ की। उनकी अपनी टीम में ही तालमेल नहीं है। वहां के जो व्यापारी हैं वो उनको कोर्ट में खींच के ले जा रहे हैं कि ये जो कोशिश है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, ये जो 1978 का एक कानून है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स, उसके तहत क्या वो इस तरह से टैरिफ बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, और ये मामला वहां की सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। तो उनके अंदर अपनी अपने नागरिकों वो ही उनकी बात को नकार रहे हैं और पूरा विश्व उनसे एक तरह से चिंता में है कि ये नेतृत्व कहां लेकर जाएगा अमेरिका को और विश्व को। तो चिंता तो जाहिर है कि भारत को भी है, और भारत ने संयम दिखाया। जहां तक भारत को इससे सुलझने की बात है, ये अच्छी बात है कि चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो खुद कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो 6.7 या 6.4 के आसपास उसका वृद्धि दर है। आज हमारी इन्फ्लेशन पिछले 5 साल में सबसे कम है, 2.1 पर है। तो ऐसा नहीं कि भारत इस चुनौती से सुलझ नहीं पाएगा, सुलझ पाएगा। पर मैं ये कह रहा हूं जो अच्छे मौलिक मूल्य पर आधारित रिश्ते बने थे, सामरिक सोच को साझा करके रिश्ते बने थे, उनमें बदलाव आएगा। उनमें जो है व्यवहारिक और व्यवसायिक एक तौर तरीका बनेगा जो ट्रंप का तरीका है। उससे जाहिर है कि देश अपने दूसरे विकल्प ढूंढेंगे, भारत भी विकल्प ढूंढेगा और पूरा विश्व आप देखें विकल्प ढूंढ ही रहा है। तो ये जो पारंपरिक तरीके सदी से हमने देखा कि धीरे धीरे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व बना रहा, उसके नीचे जो ढांचे थे, जो समझ थी, जो तौर तरीके थे, उनको नकार कर यदि अपने घर में बैठकर वो कुछ करना चाहते हैं, विश्व को छोड़ देना चाहते हैं, तो उनको भी उसका नकारात्मक असर झेलना पड़ेगा, ना कि उनके दोस्तों को, उनके जो प्रतिस्पर्धा में दूसरे देश हैं उनको। पर ये अटपटी बातें और तरीके जो इनके हैं वो जाहिर है कि वो परेशान करते हैं दूसरे देशों को, और वो कोशिश करते हैं कि उन पर प्रभाव लाकर अपनी बनाया जाए। बिल्कुल अटपटी बातें और